हुआ है हो गया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस, माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का महा मैराथन। और इस महा मैराथन का एक कोटेशन है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की जरूरत होती है। और ये जो महा मैराथन क्लास है आपका 50 नंबर का महा मैराथन क्लास होने वाला है। और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। और हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज चाहेंगे आपसे कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहें। चलिए दोस्तों समय ज्यादा नहीं गवाएंगे, सीधे सीधे टॉपिक पे आएंगे। देखिए जो हमारा 50 नंबर में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज मैं ये नहीं कहता कि अनसीन पैसेज यही आ जाएगा, लेकिन मे भी हो सकता है आ जाए। अगर ये पैसेज नहीं आए तो कैसे आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। आपका अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आंसर आते हैं 7 नंबर लिखने के लिए, तो 7 नंबर आप कैसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको अर्थ नहीं निकालने आता है तो भी कैसे सॉल्व कर लेंगे, जरा सा उसको जान लीजिए। देखिए एक अनसीन पैसेज हमने लिखा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न एट फ्लोरेंस इन इटली ऑन May 15, 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म फ्लोरेंस शहर के इटली के फ्लोरेंस शहर में 15 मई 1820 को हुआ था। हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था एक नर्स बनना। सी स्पेंट विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल। वह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में हमेशा आती जाती रहती थी। डे नाइट, रात दिनों तक। सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल। वो अस्पताल में रात दिन हर बेड पर जाती थी मरीजों को देखने के लिए। टू सी दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड। हर रात वो क्या करती थी, हर बेड पर मरीजों को देखने चाहती थी कि क्या किसी कोई मरीज नेग्लेक्टेड तो नहीं, उपेक्षित तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, शी वुड टेक हर लैम्प। वो एक लालटेन लेती थी एंड मूव टू बेड। और एक बेड से दूसरे बेड के पास जाती थी। तो लालटेन लेकर के जब जाती थी तो हुआ क्या, द सोल्जर्स कॉल्ड हर। जो सोल्जर्स होते थे, जो युद्ध में घायल होते थे, अस्पताल में भर्ती रहते थे, वे सोल्जर इनको एक निक नेम दे दिए थे। और निक नेम क्या था, द लेडी विद द लैम्प, लालटेन वाली औरत। इनको इस नाम से पुकारते थे। और द वर्ल्ड रिमेम्बर हर। और यह पूरी दुनिया उन्हें याद करने लगा बाय दिस नेम एवर सिंस। इसी नाम से उन्हें याद करने लगा। किस नाम से, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लोग याद करने लगे द लेडी विद द लैम्प के नाम से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बनते कैसे। सपोज करिए कि आप मान लीजिए हमने आपको अर्थ निकाल के बताया, लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न। मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको आंसर नहीं निकालने आता है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन की लाइन मिलाइएगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हेन वाज, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर दिया, व्हेन वाज नाइटिंगेल बॉर्न। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब पैदा हुई। यहाँ देखिए बार्न शब्द आया, तो ढूंढिए कहाँ किस लाइन में बार्न है। देखिए यहाँ है ना, तो यहाँ से उठाइए और यहाँ तक लिख दीजिए, आपका आंसर बन गया 2 नंबर। क्लियर। आपको करना क्या, मैंने क्या कहा कि आप लाइन मैच करेगा, वर्ड मैच करिएगा, और लाइन और वर्ड जिसमें मैच करेगा उस लाइन को उठाइएगा और जहां तक फुल स्टॉप नहीं समाप्त होता है वहां तक लिख दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको अर्थ नहीं निकालने आता है तब। लेकिन अगर आप अर्थ निकाल सकते हैं तो अर्थ निकाल करके छाट करके लिखिएगा। लेकिन नहीं निकाल पाते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए ये ट्रिक है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जीवन में क्या बनना चाहती है, उनकी क्या एम्बिशन था, तो एम्बिशन शब्द मिल गया, तो यहाँ से उठाइए यहाँ तक लिख दीजिए। उनके जीवन का एम्बिशन क्या था, एक नर्स बनना चाहती थी। ठीक है, अगर पूछ ले कि सिपाही लोग उन्हें क्या कहकर बुलाते थे, तो देखिए द सोल्जर कॉल्ड, यहाँ से उठाइए यहाँ तक लिख दीजिए, सिपाही लोग उन्हें क्या कहकर बुलाते थे, द लेडी विद द लैम्प के नाम से बुलाते थे। ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की लाइन उठाएंगे और क्वेश्चन की लाइन उठा करके पैसेज में मैच कराएंगे। पैसेज में जहां से लाइन मैच हो गया उसको नोट डाउन कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम में हमारा जो अगला टॉपिक है वो आता है 6 नंबर का एस्से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 6 नंबर के एस्से में थोड़ा सा समझ लीजिए कि 6 नंबर के एस्से में कौन कौन से एस्से आते हैं, कौन कौन से एस्से आते हैं। देखिए पहला एस्से इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, खेल का क्या महत्व है। तो आप जानते हैं भाई, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि खेल हमारे लिए क्या है, हमें खेल से क्या क्या लाभ होता है, खेल से हमारा शरीर एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है, फुर्तीला रहता है। ठीक है, खेल से हमारा माइंड फ्रेश होता है, खेल से होने वाले लाभ लिखेंगे।
खेल से क्या क्या लाभ है, ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। अगला माई मदर पे ऐसे कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं किसी भी इंसान पे ऐसे लिखने के लिए जितना ऐसे आपको दिख रहे हैं उनको एक ही तरीके से हम निपटा दे रहे हैं। देखिए किसी भी इंसान पे ऐसे लिखने के लिए सबसे पहला हेडिंग बनता है इंट्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए माई मदर पे ऐसे लिखना है, माई फादर पे लिखना है, इंडियन फार्मर पे, रेलवे कूली पे लिखना है, तो उसका नाम, पता, कहाँ रहता है, कितने साल का है, उसकी उम्र क्या है, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी है, कितना लंबा है, कितने साल का है, क्या पढ़ा लिखा है, ये उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद उसकी क्वालिटी लिखा है। तो जैसे मान लीजिए माता जी का इससे लिख रहे हैं तो क्वालिटी लिखेंगे, आपकी माता जी के पास कौन कौन से गुण है, खाना अच्छा बना लेती हैं, ठीक है, और अच्छे से बातें करती है, पढ़ाती है अच्छा से है, लिखाती है अच्छा से, ये हो गया। उसके बाद माता जी कैसा कपड़ा पहनती है, हर ड्रेस लिखेंगे आप कि माता जी कैसा कपड़ा पहनती है, चाहे पिताजी कैसा कपड़ा पहनते हैं, चाहे इंडियन फार्मर कैसा कपड़ा पहनता है, चाहे रेलवे कूली कैसा कपड़ा पहनता है, ड्रेस हो गया। उसके बाद बिहेवियर लिखेंगे, कैसा व्यवहार है, माता जी का व्यवहार कैसा है, भाई पिताजी का कैसा व्यवहार है, इंडियन फार्मर का कैसा व्यवहार है, या रेलवे कूली का कैसा व्यवहार है। उसके बाद आप लिखेंगे हर डेली लाइफ, उनके प्रतिदिन का दिनचर्या क्या, प्रतिदिन क्या करती हैं। जैसे माता जी सुबह सो के उठती है तो क्या क्या काम काज करती है, पिताजी क्या करते हैं, चाहे इंडियन फार्मर क्या करता है, चाहे रेलवे कूली क्या करता है। उसके बाद कंक्लूजन आप लिखेंगे। एक ही तरीके का ऐसे चारों लिखा जाएगा। क्लियर। अगला जो है क्रिकेट मैच पे ऐसे आता है लिखने के लिए। और क्रिकेट मैच आप जानते हैं, क्रिकेट मैच जो है दो टीमों के बीच खेला जाता है, और दो टीमों में पहली बात तो एक टीम में 15 सदस्य ही प्लेयर चुने जाते हैं, और 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, 11 प्लेयर खेलते हैं। और खेल स्टार्ट होने से पहले एक टॉस कराया जाता है। कोई भी गेम होने से पहले एक टॉस होता है। जो टीम टॉस को जीतता है वो चूज करता है, भाई मैं बैटिंग करूंगा बॉलिंग करूंगा, होता है ना। तो खेल में 2 अंपायर भी होते हैं जो फील्ड में रहते हैं, एक लेग अंपायर, एक फर्स्ट अंपायर होता है, एक थर्ड अंपायर भी होता है। जब ये दोनों अंपायर कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं, तो वो अंपायर आंसर देता है, ठीक है। और उसके बाद खेल जो अच्छे तरीके से होता है। पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज का होता है। ये सब आपको कुछ याद होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए भाई जो एक टीम रन बनाता है तो दूसरी टीम अगर उतना रन मार दिया तो वह टीम जीत जाता है, अगर नहीं मार पाए तो टीम हार जाएगा। और जब मैच समाप्त हो जाता है तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, भाई पुरस्कार भी मिलता है, जो टीम जीता उसको भी, और जो टीम फाइनल में हारा है उसको भी कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगला फेवरेट बुक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पसंदीदा किताब। और मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे किताब के बारे में ऐसे लिखेगा। वैसे फिलहाल मैं ऑलरेडी ऐसे इस पे लिखवा चुका हूँ कि फेवरेट बुक पे अगर ऐसे लिखना है तो कोई ऐसा किताब ऐसे लिखेगा जिसके बारे में कुछ स्टोरी आपको पता हो, जिसके बारे में आप कुछ स्टोरी जानते हैं। जैसे मान लीजिए रामायण के बारे में आप जानते हैं, महाभारत के बारे में जानते हैं, कुरान के बारे में जानते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को उठा लीजिएगा। धर्म ग्रंथ को उठाएंगे ना तो उसके बारे में जब ऐसे जानेंगे तो आप लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए रामायण को उठा रहे हैं तो आप श्री राम के बारे में लिखना शुरू करिएगा, श्री राम सीता रावण के बारे में लिखेंगे तो आपका पेज कवरअप हो जाएगा, ठीक है। ये उसका ऐसे लिखने का पैटर्न है। फेवरेट बुक आप बताइए, मेरा पसंदीदा किताब ये है। और आप जिस किताब को लिखेगा ऐसे उसके रचयिता का नाम जरूर जानेंगे। जैसे मान लीजिए आप रामचरितमानस पे ऐसे लिख रहे हैं रामायण पे, तो रामचरितमानस या रामायण को जिसने भी लिखा है उसको आप नाम पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन में डालने के लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में नाम हो गया, और उसके बाद उसमें किसकी कहानी है उसके बारे में लिखेगा, और रामायण से आपको क्या संदेश मिला। भाई आप किताब पढ़े, आपका पसंदीदा किताब, तो कुछ संदेश भी तो आप सीखे होंगे। संदेश आप लिखेंगे हमको क्या मैसेज मिला, और उसके बाद कंक्लूजन डाल दीजिएगा कि वही आपकी पसंदीदा किताब क्यों है। अगला रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। आप जानते हैं हर साल हिंदुस्तान में 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को अपने देश में संविधान लागू हुआ था, तभी से लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि सभी विद्यालयों में, जितने भी विद्यालय हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, सभी जगह 26 जनवरी मनाया जाता है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रोग्राम की व्यवस्था होती है। बहुत सारे बच्चे कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोग्राम पार्टिसिपेट होने के बाद उन्हें मिष्ठान वितरण होता है। मिष्ठान वितरण के बाद अगर प्रोग्राम अच्छा हुआ है तो उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, पुरस्कार भी वितरित होता है। अगला प्रदूषण। प्रदूषण पे तो आप भर भर के ऐसे लिख सकते हैं, भाई प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार क्या है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण है, इनके बारे में आप लिखिए। प्रदूषण को कैसे आप रोक सकते हैं इसके बारे में लिखिए, उसके बाद निष्कर्ष लिखिए, ठीक है। ये आपके 6 नंबर के एस्से हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, और ये वाला, और फेवरेट बुक, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादा चांसेस है, 90% की उम्मीद के आसपास। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का लेटर लिखने के लिए। और ये 5 लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लीजिए कि इसको कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या लिखा जाता है। देखिए पहला लेटर आता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर मैरिज। या तो
बर्थडे पार्टी में किसी को बुलाना है, या शादी में बुलाना है, बहन की शादी में बुलाना है, भाई की शादी में बुलाना है, या भाई के बर्थडे में बुलाना है, बहन के बर्थडे में बुलाना है, तो एक ही तरीके से आपका लिखा जाएगा। तो आप जानते हैं किसी भी लेटर को लिखने के लिए इधर से ही शुरू करेंगे, इधर से ही स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि मित्र को पत्र लिखना है तो आप इधर से शुरू करेंगे, लिखेंगे वार्ड नंबर 2, 3, 4, फिर उसके बाद लिखेंगे सेक्टर नंबर, फिर उसके बाद लिखेंगे हाउस नंबर, ठीक है, हाउस नंबर। उसके बाद इधर ही डेट डाल देंगे, दिनांक डाल देंगे, डेटेड। तो उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आप लिखेंगे डियर फ्रेंड, दोस्त को लिखना है तो डियर फ्रेंड, पिता को लिखना है तो डियर फादर, मम्मी को लिखना है डियर मदर, भाई को लिखना है डियर ब्रदर। और डियर उधर लिखने के बाद यहाँ आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप विषय लिखेंगे, तो विषय क्या है, अटेंड द मैरिज पार्टी। भाई मैरिज पार्टी में बुलाना चाहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे रिक्वेस्टिंग टू कम एट माई सिस्टर्स मैरिज पार्टी। भाई आपसे निवेदन है कि आप मेरे सिस्टर की मैरिज पार्टी में आए या बर्थडे पार्टी में आए। अब जब इतना लिख देंगे तो आप नीचे आएंगे, तो आप नीचे आएंगे तो आप बहुत प्रसन्न हैं, आप बताएंगे मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं यह बताते हुए कि मेरी बहन की शादी इस तारीख को होना तय पाया गया है, या मेरी बहन की शादी, मेरे भाई की शादी इस जगह से होना तय पाया गया, और सभी गेस्ट आ चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे बहन या भाई की शादी में 2-4 दिन पहले आओ, ताकि सारी व्यवस्थाएं अच्छे से हो सकें। और तुम्हारा आना मेरे भाई की शादी में या बहन की शादी में कंपलसरी है, या बर्थडे पार्टी में आना कंपलसरी है। यदि तुम आते हो तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी रहूंगा, बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। और जब इधर आएंगे तो इधर ही लिखेंगे क्या, योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली के बाद नेम XYZ और डेटेड, ठीक है, डेटेड ऊपर लिखिए, नेम XYZ, क्योंकि आप जानते हैं लेटर में कभी भी अपना नाम नहीं लिखा जाता। ये तो था किसी को शादी में बुलाने के लिए या तो बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। अगला एक क्वेश्चन आता है रेगुलर अरेंज गेम्स। ये कैसे आता है, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल to send write a letter to your principal requesting him to maintain a regular arrange game to maintain a regular games in your college। तो इसमें क्या आता है कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे कि आपके विद्यालय में नियमित तौर पर खेल की व्यवस्था कराई जाए। तो आप कैसे लिखेंगे, अब देखिए प्रधानाचार्य को लिखना है, तो प्रधानाचार्य को लिखना है तो आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। टू द प्रिंसिपल लिख देंगे, तो प्रिंसिपल है तो किसी विद्यालय का होगा, तो विद्यालय का होगा तो इस विद्यालय का नाम डाल देंगे। विद्यालय का नाम, विद्यालय है तो विद्यालय कहीं ना कहीं स्थित होगा, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं स्थित होगा। अब स्थित होगा तो उस विद्यालय का एक, भाई जिस जगह स्थित है वहां लिख दीजिए। फिर उसके बाद विद्यालय का प्रिंसिपल सर है तो सर लिखिए, मैडम है तो मैडम लिखिए। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टिंग टू मेंटेन और रेगुलर अरेंज गेम्स। भाई क्या करेंगे, रिक्वेस्टिंग टू, ऐसे करेंगे, रिक्वेस्टिंग टू गिव फैसिलिटीज रेगुलर गेम्स। भाई क्या चीज के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको व्यवस्था दिया जाए, किस लिए, खेल की व्यवस्था दी जाए। तो आप नीचे आएंगे तो आप अपना नाम बताएंगे कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूँ, और मेरे क्लास के अधिकांश बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा जब घंटी खाली रहता है तो बोरिंग फील करते हैं। इस वजह से सर मैं चाहता हूँ कि उनका जो माइंड है वो पढ़ाई में लगा रहे। तो आप क्या करें, शाम के समय विद्यालय में खेल की व्यवस्था कराएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो बच्चों का जो माइंड है कुछ समय के लिए पढ़ाई में भी लगेगा और उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप विद्यालय में खेल की व्यवस्था कराएं। और यदि आप ऐसा यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आप सबके क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। फिर इधर आएंगे, आप लिखेंगे योर्स फेथफुली नेम XYZ और इधर डेटेड कर देंगे, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आ गया, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे कि आपकी पूरी फीस माफ हो जाए। अब पूरी फीस माफ कराने के लिए कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, विद्यालय का नाम, विद्यालय कहाँ स्थित है उसका नाम, फिर उसके नीचे आप आएंगे सर लिखेंगे तो आप कहेंगे रिक्वेस्टिंग फॉर फुल फी कंसेशन, आपसे निवेदन है कि पूरी फीस क्या करें, माफ करें। तो अब उसके नीचे आएंगे कैसे लिखेंगे कि सर मेरा नाम ये है और मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूँ, मैं पिछले साल मेरी फीस माफ थी, मैं अच्छे से पढ़ा था, मैं विद्यालय में अच्छा रैंक पोजीशन पाता हूँ, विद्यालय में हर साल फर्स्ट आता हूँ, अपनी क्लास में फर्स्ट आता हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ, मेरे पिताजी एक गरीब आदमी हैं, वो फीस देने में असमर्थ हैं, तो सर मेरे पिताजी जो असमर्थ है, पैसा नहीं दे सकते, तो कृपया आप मेरी फीस को माफ कर दीजिए ताकि मैं आगे की पढ़ाई पढ़ सकूं। यदि आप मेरी पूरी फीस माफ करते हैं तो हम आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। और इधर आप अपना नाम पता एड्रेस डाल देंगे। अगला टीसी मांगना होगा। भाई राइट लेटर टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम टीसी। अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए कि टीसी चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए। तो टीसी मांगने के लिए कैसे लिखेंगे, आप वैसे ही लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है तो किसी विद्यालय के हैं। अब विद्यालय क्या है, विद्यालय कहीं ना कहीं स्थित होगा। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे रिक्वेस्टिंग टू गिव माई टीसी। भाई मेरा टीसी देने के लिए आपको एक निवेदन पत्र। तो आप लिखेंगे सर मेरा नाम ये है,
मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूँ, सर मुझे टीसी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी कहीं दूसरे शहर में सेटल हो गए हैं, मुझे भी वहाँ जाना पड़ रहा है, और वहाँ मुझे नाम लिखवाने के लिए वहाँ के जो भी क्लास वाले हैं, जो भी विद्यालय मुझसे मेरा टीसी मांग रहा है, तो सर मुझे वहाँ पढ़ने के लिए टीसी की आवश्यकता है। आप मेरा टीसी थोड़ा जल्द से जल्द बनवा करके दे दीजिए, ताकि मैं वहाँ पर अपना एडमिशन करा सकूं। यदि आप ऐसा करते तो हम आपके आभारी रहेंगे। ऐसे हो गया। अगला, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम मनी। अपने पिताजी को एक पत्र लिखी पैसा मांगने के लिए, चाहे हो सकता है फीस जमा करने के लिए, चाहे बुक खरीदने के लिए, चाहे कोट खरीदने के लिए, कोई भी चीज खरीदने खरीदने के लिए अगर पैसा मांगना है, कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे वार्ड नंबर XYZ, ठीक है, सेक्टर नंबर, हाउस नंबर, ठीक है, उसके बाद डेट डालेंगे, नीचे आएंगे डियर फादर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्टिंग आस्किंग फॉर सम मनी, ठीक है, आप लिखेंगे उसमें। तो फिर आप बताएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ आपको बताते हुए कि पिछले बार जो पिछले महीने मेरा एग्जाम हुआ था वो बहुत अच्छे से हुआ था, और मुझे कुछ किताबों की और ज्यादा आवश्यकता है अगले एग्जाम के लिए। तो पिताजी आप उन किताबों को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करें, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो आप उन पैसों को भेज दें ताकि मैं किताबों को खरीद सकूं और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकूं, अच्छे से अच्छे अंक ला सकूं, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ इधर डाल देंगे योर्स फेथफुली नेम XYZ। जो हमारा बोर्ड एग्जाम में आता है क्रियाएं भरने के लिए 1 नंबर का, यही 1 नंबर का। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे 2 नंबर के, एक्टिव स्पेसिफाइज आएंगे 2 नंबर के, और पंक्चुएशन आएंगे 2 नंबर के। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, ठीक है। देखिए वर्ड फिलिंग आता है 1 नंबर का, और वर्ड फिलिंग में आपको 4 रूल पता होने चाहिए। वर्ड फिलिंग आसानी से आप भर देंगे। 4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आता क्या है, अगर किसी सेंटेंस में आपको एस्टरडे मिल जाए, ठीक है, एस्टरडे मिल जाए, तो आप याद रखिएगा कि आफ्ताब सर बताया तो पास्ट में बनाना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे एक काम कर दिया ही, एक कार एस्टरडे यहाँ दे दिया, ठीक है, ही कार एस्टरडे, और यहाँ ऑप्शन में दे दिया बाई। इसमें क्या भरेंगे? तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी सेंटेंस में एस्टरडे का प्रयोग हो, क्या हो, एस्टरडे का प्रयोग हो, तो उसमें किस में बनाना है? तो उसे बनाना है पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में लेके चले जाइए इसको। अब बाई है तो बाई का सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्या? बाई। ये आपका हो गया वर्ब फिलिंग। बात समझ में आया? अगर किसी सेंटेंस में एस्टरडे का प्रयोग होता है तो उसे बनाइएगा पास्ट में, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में टुमारो का प्रयोग होता है तो उसे किस में बनाएंगे? फ्यूचर में। अगर किसी सेंटेंस में हैज हैव के बाद, अगर किसी सेंटेंस में हैज हैव दिया है और क्रिया भरने के लिए कह रहा है, तो जो भी ब्रैकेट में यहाँ क्रिया रहेगा वो किस फॉर्म में बनेगा? वो थर्ड फॉर्म में जाकर के बनाएंगे आप। अगर किसी सेंटेंस में बाद वाले सेंटेंस में देखिएगा फ्यूचर का प्रयोग होता है तो पहले वाले को बनाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। कब? जब एक सेंटेंस दिया है और सेंटेंस देने के बाद देखिएगा दूसरे वाले में फ्यूचर का प्रयोग है, विल या शैल का प्रयोग है, तो पहले वाले को बनाइएगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? एक वचन के साथ क्रिया में यस या यस, बहुवचन के साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगता। ये वर्ब फिलिंग के कुछ रूल है जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? हो गया। देखिए अगला जो हमारा आता है वो आता है नरेशन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट रूल हम आपको बताएंगे जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत सारे रूल हैं, उन सारे रूलों को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो आ तो कहीं से सकता है, लेकिन 7 रूल बहुत ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट करके पूछे जाते हैं। उन 7 रूलों को आप क्लियर कर लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए जो पहला रूल है वो आता क्या है? द टीचर सेड टू मी। हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जाम्पल आ गया, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हमने एग्जाम्पल दे दिया यही आएगा, नहीं, इससे रिलेटेड आएगा। आप पैटर्न समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए अगर किसी सेंटेंस में, ये तो आपको इतना तो पता होगा, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है, कामा इन्वर्टेड कामा की रिपोर्टिंग वर्ब है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है। तो इतना जब पता है तो आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट से शुरू और लास्ट में फुल स्टॉप दिया, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट से शुरू और लास्ट में फुल स्टॉप दिया, तो एक चीज आप जान लीजिए, यहाँ पे जो सेड टू है इसको बदल देंगे टोल्ड में। टोल्ड में कब बदलेगा? जब यहाँ सब्जेक्ट से शुरू होगा और यहाँ फुल स्टॉप होगा, और ये सब्जेक्ट है इसको लिख दीजिए, इसको भी लिख दीजिए। सेड टू को किसमें बदले? टोल्ड में। और कामा इन्वर्टेड कामा जो है ये हट जाता है किसमें? दैट में। दूसरा चीज, अगर रिपोर्टेड स्पीच में बात सत्य होगा तो सत्य होगा तो ये पूरा का पूरा वैसे लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता, बात सत्य है। अब बात सत्य तो पूरा लिख दीजिए, खत्म हो गया। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में बात सत्य ना हो तब कैसे चेंज होगा? अब याद देखिए फुल स्टॉप है, यहाँ सब्जेक्ट से शुरू हुआ, सब्जेक्ट से शुरू हुआ, फुल स्टॉप है, तो आपको पता है कि आफ्ताब सर बताए हैं कि सेड टू को किसमें बदलना है? टोल्ड में। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लिखना है? दैट। अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप लिख दीजिए, द सर्वेंट है तो द सर्वेंट लिख दीजिए। यहाँ देखिए विल है ना, तो विल को बदलते हैं वुड में, विल को बदलते हैं वुड में, वुड नॉट गो टू स्कूल, ये बन गया, ठीक है।
अब देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट से नहीं शुरू हुआ, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन ये कह रहा है सिट डाउन, बैठ जाओ, क्रिया से शुरू हो रहा है। और जब क्रिया से शुरू हुआ रहे तो इसमें क्या होता है, ये इंपेरेटिव बनता है। और इंपेरेटिव में बनाने का एक तरीका होता है, उसमें आपको भावार्थ पकड़ना पड़ेगा। देखिए कह रहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। वो मुझे क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं और इनमें से कोई खड़ा हो गया, तो मैं इसमें से अगर कह दूं कि सिट डाउन, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ। तो जब आदेश दे रहा हूँ तो यहाँ पे जो सेड टू है ये बदल जाएगा आर्डर्ड में। इसमें बदल जाएगा आर्डर्ड में, ही आर्डर्ड मी। और ये जो कामा इन्वर्टेड कामा है ये हट जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगता है, टू लगता है। और इसको ऐसे ही क्या करते हैं, उतार देते हैं। कोई इशू, ठीक है। देखिए अगला जो आपका टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही आपको क्या करना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, एक बात आप ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका प्लीज या काइंडली शब्द आ जाए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली शब्द आ जाए तो आपको याद रखना है ये जो सेड टू है इसको आप बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली शब्द नजर आएगा तो आप यहाँ सेड टू को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। यहाँ से प्लीज या काइंडली शब्द हट जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। और आपको पता है कम बदलता है किसमें, गो में। अगेन है तो आगे रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कम बदलता है गो में, ठीक है। अगला देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क आ गया, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो बिना सोचे समझे ये जो सेड टू है इसको बदल दीजिए आस्क्ड में, आस्क्ड में बदल दीजिए। और यहाँ पे अगर मेन क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इफ लगा दीजिए। जब वहां कोई क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं होगा तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इफ लग जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदलेगा। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। अब टेंस बदलेगा, प्रेजेंट के जिस टेंस में होता है पास्ट के उसी टेंस में जाता है। ये हैव है तो हैड हो जाएगा, आई हैड। कंप्लीटेड है कंप्लीटेड रहेगा। यू का ये पॉजिटिव केस है यू और इसके अनुसार बदल रहा है, तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई। और होमवर्क है तो होमवर्क ये क्वेश्चन मार्क बदल जाएगा किसमें, फुल स्टॉप में। अगला समझिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क है तो ये सेड टू को बदलने के लिए आपको बताए हैं किसमें बदलेगा, आस्क्ड में ये रहेगा। लेकिन एक चीज और बताया है कि जब क्वेश्चन वर्ड रहता है तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड नहीं था, इसी वजह से इफ में बदल दे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ इफ या वेदर नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद क्वेश्चन वर्ड खुद कंजक्शन का कार्य करता है, ठीक है। ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, आई। आई हो जाएगा तो ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्रिया की सेकंड फॉर्म हो जाती है, लीव का सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बदल गया फुल स्टॉप। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट नजर आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट नजर आ जाए तो ये जो सेड टू है इसको आप बदल दीजिएगा फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में सेड टू को किस में बदलना है, फॉरवर्ड में। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आए डू नॉट को हटा देना है, और जब डू नॉट हट गया तो क्रिया से पहले क्या करना है, टू लगा देना है। और क्रिया के बाद अगर कोई चेंजिंग होगा तो करेंगे, नहीं तो ऐसे ही पूरा उतार देंगे। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो आता है वाइस से, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से, ये 2 नंबर का आता है। और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाने के लिए कुछ बातें आपको जानना चाहिए। जैसे क्या होता है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ठीक है। एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट, एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट पैसिव वाइज में सब्जेक्ट, ये आपको जानना है, ठीक है। इतना आपको जानना है कि एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने के लिए कुछ बातें हैं जिसे आपको जानना है। एक्टिव वाइज का जो सब्जेक्ट है पैसिव वाइज का ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव वाइज का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ देता है एक्टिव वाइज और पूछता है पैसिव वाइज बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया, राजन टीचेज अस साइंस, और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज अपने से एक टेंस आगे चलकर बनता है सिवाय कंटीन्यूअस को छोड़कर। कंटीन्यूअस में वही हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जुड़ जाता है, बाकी कोई भी टेंस होगा वो अपने से एक टेंस आगे चल करके बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो जब पैसिव वाइज बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक टेंस आगे आएगा, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेकर के वो बनेगा। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो वो उसी में बनेगा, क्योंकि मैंने बताया कंटीन्यूअस में बनता है, केवल उस हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड हो जाता है। अब मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में है एक्टिव वाइज, तो पैसिव वाइज किसमें बनेगा, एक टेंस आगे जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है, तो उससे लेकर के बनेगा। इतना क्लियर। अब देखिए मैंने क्या बताया कि एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने के लिए एक्टिव वाइज का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बनता है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में अगर 2 ऑब्जेक्ट आ जाए,
तो दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो टेंशन नहीं लेना है, उसमें से किसी एक को सब्जेक्ट मान लेंगे, दूसरे वाले को छोड़ देंगे। जैसे कह रहा है राजन टीचेज अस साइंस, राजन हमें साइंस पढ़ाता है, एक एग्जाम्पल है। तो इसको जब बनाना है, जैसे मान लीजिए हमने अस को सब्जेक्ट मान लिया, तो अस को सब्जेक्ट मानेंगे तो अस बदल जाएगा किसमें, वी में। अब ये देखिए टीचेज, क्रिया में यस या ईएस आ गया, कुछ देर पहले आपको बताए हैं, क्रिया में यस या ईएस आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप एक टेंस आगे जाएंगे, एक टेंस आगे आएंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आएंगे, और कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आपका लगता है इज आर। यहाँ देखिए ये बहुवचन में है, बहुवचन के साथ क्या होता है, आर, वी आर हो गया। और पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगता है, तो टीच है तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट, वी आर टाट। क्या पढ़ाया जाता है हमको, साइंस, साइंस किसके द्वारा, बाई राजन के द्वारा। ये आपका हो गया क्लियर। दूसरा चीज देखिए आई नो हिम, ये आप एकदम रट्टा मार लीजिए, क्यों, क्योंकि नो के साथ हमेशा टू लगता है, बाई नहीं लगता। आप बहुत सारे बच्चे बाई लगा देते हैं, उसी की वजह से 2 नंबर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो नो के साथ और ओबलाइज के साथ, अभी लिख दे रहे हैं यहाँ पे नो और ओबलाइज के साथ, यही एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बार पूछता है, ठीक है। तो नो और ओबलाइज अगर किसी सेंटेंस में देखा हुआ मिल जाए तो इनके साथ क्या प्रयोग करेंगे, टू प्रयोग करेंगे। जैसे दिया आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, तो हिम को बदलेंगे किसमें, हिम में। अब ही में बदल दिए तो ये जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ क्या ले लेंगे, इज हो जाएगा। क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन, और मैंने बताया नो के साथ बाई नहीं लगता, क्या लगता है, टू। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है, पैसिव वॉइस में जाएगा क्या बन गया, ही बन गया, ठीक है क्लियर। अगला देखिए प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, कृपया बाएं चलें। प्लीज वॉक टू द लेफ्ट है, कृपया बाएं चलें, ये क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा प्लीज, प्लीज सर वॉक टू द लेफ्ट, कृपया बाएं चलें, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ ना, प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, कृपया बाएं चलें। या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दो चीज में बना, एडवाइस में बना सकते हैं, और ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए आप अर्थ निकालेंगे, बन जाएगा। जैसे कह रहा है प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, यहाँ प्लीज या काइंडली शब्दों का प्रयोग होता है, तो इसको जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज उलीज के बाद जो भी शब्द रहेगा उसको पूरा लिखेंगे, बात खत्म, पैसिव वॉइस बन गया। अगला देखिए पोस्ट दिस लेटर, इसको बनाने के लिए फार्मूला है, लेकिन फार्मूला अगर समय से न याद हो तो अर्थ पे निकाल लीजिएगा। कह रहा है पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर देना, आदेश दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर, बन गया। लेकिन अगर नहीं बना पाते हैं तो फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला पे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, तो यहाँ दिस लेटर लिख देंगे, लेट दिस लेटर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बी है तो बी लिख देंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म पोस्ट है तो पोस्टेड कर देंगे, ये है फार्मूला बेस पे। लेकिन अगर कभी कारणवश फार्मूला न याद हो एग्जाम में तो अर्थ पे बनाइएगा, ठीक है। जैसे कह रहा है पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो, आदेश दे रहा है ना, तो क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर, क्लियर। बंद करिए, बोलिए। देखिए अगला जो 2 रूल है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हु वाला रूल, इसे आप जरूर देखिएगा, और एक ये है पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर, लोग हमेशा फ्रीडम फाइटर की प्रशंसा करते हैं। तो मैंने बताया एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रीडम फाइटर, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर आर। अब ये एडमायर है तो क्या थर्ड फॉर्म में जाएगा, क्या हो जाएगा, एडमायर्ड। एक सेकेंड, फ्रीडम फाइटर आर ऑलवेज, ऑलवेज बचा है ना, फ्रीडम फाइटर आर ऑलवेज एडमायर्ड। और यहाँ पे ये जो पीपुल दिया है, पीपुल, ठीक है, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द माना जाता है, उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं लिखा जाता है। एक और एग्जांपल है हु राइट्स लेटर, कौन पत्र लिखता है, तो आपको पता होगा जब पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे, हु को बदल देते हैं किसमें, हु को बदल देते हैं बाय हुम में, बाय हुम। अब यहाँ देखिए ए लेटर एक वचन में तो इज हो गया, बाय हुम इज ए लेटर, बाय हुम इज ए लेटर क्या हो जाएगा, रिटन। क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो आपका हो जाएगा रिटन, बाय हुम इज ए लेटर रिटन, क्लियर। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगला जो चैप्टर है पंक्चुएशन से, और पंक्चुएशन से 2 नंबर का था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और कहाँ आपको कौन सा लेटर बड़ा लेटर करना है, बस इतना आपको आना चाहिए, आपका 2 नंबर के लिए ये सबसे आसान है। देखिए किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, ये सब हमेशा बड़ा लेटर में रहेगा, और कोई भी सब्जेक्ट जब शुरू होता है तो बड़ा लेटर में रहता है। तो देखिए कह रहा है ही सेड टू हिज फ्रेंड, यहाँ देखिए छोटा लेटर में है,
तो जब इसको सही करेंगे तो ही कैपिटल में हो जाएगा। ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, उसने अपने दोस्त से कहा, तो कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा। अब कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा तो उसके बाद देखिए कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा बड़ा लेटर में रहेगा। अब देखिए रवि, रवि लिखा है ना, तो रवि का आर देखिए छोटा लेटर में, तो इसको क्या कर देंगे रवि कामा, एक सेकेंड, ये देखिए ही सेड टू हिज फ्रेंड रवि है ना, यहाँ रवि भी लिखना है, ही सेड टू हिज फ्रेंड रवि, तब कामा इन्वर्टेड कामा शुरू होगा। उसके बाद देखिए आई छोटा लेटर में, तो ये बड़ा लेटर में हो जाएगा। आई कैन नॉट राइट अ फ्रेंच, मैंने क्या कहा, भाषा लैंग्वेज, जो भी बात आती है भाषा लैंग्वेज देश दुनिया, ठीक है, इस सब की बात जब आती है तो उसका पहला अक्षर किस में लिखते हैं, बड़ा लेटर में, कैपिटल लेटर में फ्रेंच, और यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ इन्वर्टेड कामा क्लोज, 2 नंबर मिल गया आपको। केवल कामा इन्वर्टेड कामा लगाना है और कहाँ कौन सा अक्षर बड़ा लेटर में रहेगा वही करना है, 2 नंबर आसान है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो पोएट्री से 2 चीजें तैयार करनी है। 2 चीजें क्या तैयार करनी, पहला चीज पोएट्री से 3 नंबर का आता है पोयम, 3 नंबर का आता है पोयम लिखने के लिए। तो आप आज ही जाकर के कोई दो पोयम 4-4 लाइन का तैयार कर लीजिएगा, कोई 2 पोयम 4-4 लाइन का तैयार कर लीजिएगा। 4 लाइन का पोयम आता है कितने नंबर का, 3 नंबर का, ये तो आपके हाथ में है भाई। 4 लाइन का पोयम लिख दीजिए, 3 नंबर आपको मिल गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें क्या समझाए कोई, भाई पोयम याद करना है तो 4-4 लाइन का पोयम आसानी से याद कर लीजिएगा, पोयम आपका क्लियर है। अब पोयम क्लियर है तो इसी के साथ सेंट्रल आइडिया भी आता है, पोयम के बाद आपके एग्जाम में सेंट्रल आइडिया आता है। तो सेंट्रल आइडिया क्या आपको याद करना है, तो मैं आपको 4 सेंट्रल आइडिया आज बताऊंगा, वही 4 सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ के जाना है। जैसे मान लीजिए एक सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा है आपका फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, तीसरा है आपका ट्रीज, और चौथा है आपका अमांडा। बस ये 4 आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ के जाने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया समझ लीजिए, हिंदी में समझे रहेंगे तो आप आसानी से उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। देखिए डस्ट ऑफ स्नो, कोई भी सेंट्रल आइडिया जब लिखेगा तो सेंट्रल आइडिया लिखते समय आप एक कॉमन पॉइंट, आप एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं, क्या है, डस्ट ऑफ स्नो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक लाइन किसी में भी चिपका सकते हैं, पाठ का नाम कवि का नाम आप लिख सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, और इस कृति में क्या बताया गया है कि इस कृति में बताया गया कि इंसान जो है, इंसान के जीवन में कभी कभी एक ऐसा पल आता है जिस समय इंसान की जो दुख होता है वह खुशी में क्या होता है, बदल जाता है। क्योंकि आप जानते हैं एक बार की बात है, लेखक काफी उदास था, कवि काफी उदास था, तो उदास हुई अवस्था में कहीं जा रहा था तो एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, और धतूरे के पेड़ के नीचे जब वो खड़ा होता है तो उसी पे कौवा बैठा रहता है। कौवा उड़ता है धतूरे के पेड़ से, एक बर्फ का ककड़ जो है कवि के ऊपर गिर जाता है, और कवि के ऊपर जब गिरता है तो इसका जो दिल है, जो मनोदशा है, जो दुखी अवस्था में था वो मनोदशा प्रसन्नता में बदल जाता है, और इसका जो बचा हुआ पार्ट होता है दिन का वह बर्बाद होने से बच जाता है। अगला है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस मैंने आपको बताया कि कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट मानते हैं कि इस दुनिया का अंत 2 चीजों से होगा। पहले तो मानते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा, आग की तुलना उन्होंने इच्छा से किया कि दुनिया का अंत इच्छा से होगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज्यादा लोग लालची होते चले जा रहे हैं, इसलिए दुनिया का विनाश होगा। अगर लालच से विनाश नहीं होता है दुनिया का, तो इस दुनिया का विनाश किससे हो जाएगा, दुनिया का विनाश आइस से हो जाएगा, नफरत से हो जाएगा। तो ये 2 चीज माने हैं कि दुनिया का विनाश कैसे होगा। अगला ट्रीज। ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एड्रिन रीच का इक्वेशन है, ठीक है, और मुझे लगता है कि ट्रीज आपके सिलेबस में आना ही आना है, ठीक है, इसलिए ट्रीज को जरा सा एक लाइन हम आपको समझाना चाहेंगे ट्रीज के बारे में। देखिए ट्रीज है क्या, आप जानते हैं ट्रीज, ये जो एड्रिन रीच का है, एड्रिन रीच बताते हैं कि जंगल आजकल खाली है, जंगल आजकल खाली हो गए हैं, और मुझे लगता है कि जंगल सुबह तक पेड़ों से भर जाएंगे, और सुबह पेड़ों से भर जाएंगे। लोग घरों में अपने क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। ये जो पेड़ हैं शीशे पर दबाव डालते हैं, इनकी पत्तियां, टहनियां काफी ज्यादा छज्जों के नीचे मुड़ गई हैं, और ऐसी मुड़ी हुई हैं जैसे लग रहा है मानो कोई पेशेंट जो है अभी अभी भौचक का पेशेंट अस्पताल से बाहर आ रहा हो। और इसके अतिरिक्त सुबह तक इसका जो जंगल है वो पेड़ों से भर जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो पेड़ों की शाखाएं हैं, जो जड़ें हैं, अपने आप को आजाद करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, और जो पेड़ हैं वो रात में चल रही हैं। कवित्री जो है अपने बरामदे में बैठ करके लंबा लंबा पत्र लिख रही है, और वो पेड़ों के बारे में नहीं लिख रही, वो लिख रही है कि आज का चंद्रमा काफी साफ है, मौसम काफी सुहावना है। और जब ये लिख रही है तो पत्तियों और काई की महक इसके पास तक आ रही है, और उसमें यह बता रही है कि सुबह तक जो इसका दिमाग फुसफुसाहटों से भरा है वो दिमाग क्या हो जाएगा, सुबह तक इसका दिमाग शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुबह तक पूरे जंगल पेड़ों से कवर हो जाएंगे, पूरे भर जाएंगे।
अगला अमांडा। अमांडा के बारे में आप जानते हैं कि अमांडा एक ऐसी लड़की थी जो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहती थी, वो आज़ाद रहना चाहती थी। जब भी वो बैठी रहती थी तो उसकी माँ जहाँ नहीं तहाँ से आती थी तो उसको डांटती रहती थी। तो वो सोचती थी कि काश मैं अनाथ होती, वो एक कल्पना करती, काश मैं अनाथ होती तो मैं घूमती तो मुझे कोई बोलता नहीं, काश मैं रपुंजल होती, ठीक है, रपुंजल होती तो उस मीनार पे चढ़ जाती और अपने बाल में कभी नहीं लटकाती। तो ये सारी चीज़ों को सोचती है। और अमांडा किसी के गुलाम बन करके किसी का आज्ञा का पालन नहीं करना चाहती है, वो अकेले रहना चाहती है, फ्री रहना चाहती है, ठीक है। ये इसका सेंट्रल आइडिया था। कोई दिक्कत इसमें? ये सेंट्रल आइडिया आप 4 पढ़ के जाएंगे, आसानी से आपको सेंट्रल आइडिया मैच कर जाएंगे, ठीक है। एक जोक सुन लीजिए। देखिए जोक क्या है, एक बार 2 चूहे बाइक पे जा रहे हैं। आप सोचेंगे चूहे हैं कैसे बाइक पे जाएंगे, लेकिन चूहा है तो जा ही सकते हैं भाई, उनका भी छोटा छोटा बाइक होता है। अभी देखिए चूहा यहाँ से गुजर रहा था, वो भी बाइक पे ही सवार था, उसकी स्पीड बहुत तेज थी। कुछ समय पहले जब अभी पढ़ा रहे थे तो एक चूहा था। देखिए एक बार की बात है कि 2 चूहे बाइक पे सवार होकर के जा रहे थे, और जब बाइक पे सवार होकर के जा रहे थे रास्ते में उनसे एक शेर लिफ्ट मांग लेता है। भाई रुको, लिफ्ट दो मुझे। कहता है ठीक है भाई। उसने कहा मुझे भी बिठा लो। कुछ देर सोचने के बाद चूहों ने कहा देख ले भाई, तेरी माँ देखेगी कहेगी गुंडों के साथ घूमता है। सिर गुंडा बंद करो। देखो एक पति था, अपनी पत्नी से काफी ज्यादा तंग आ गया था। इतना तंग आ गया था बेचारा परेशान हो गया। परेशान होने के बाद एक साधु बाबा के पास गया, अपनी पत्नी को अपने बस में कंट्रोल में करने के लिए कोई ताबीज बनवाने गया। तो पति जो था पत्नी को वश में करने के लिए एक बाबा से ताबीज लिया। ताबीज तो ले लिया। 1 महीने के बाद जो है पति बाबा से मिला और बाबा से कहा बाबा आपने जो ताबीज दिया था मेरी पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन पड़ोसन बस में आ गई। तो बाबा कहते हैं बेटा इफेक्ट न सही, साइड इफेक्ट तो होता है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में वो आता है शार्ट आंसर, और ये आता है प्रोज से। शार्ट आंसर कितने नंबर के होते हैं? 6 नंबर के। और इन 6 नंबरों का मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो शायद बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है हाउ अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला के अनुसार कैसे हैड अपार्थाइड पॉलिसी रंग भेद की नीति ने अफेक्टेड साउथ अफ्रीका को कैसे प्रभावित किया था। मैं आपको बताया कि नेल्सन मंडेला कौन थे? पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के, ठीक है। और यह साउथ अफ्रीका को रंग भेद की नीति से आजाद करने के लिए मतलब अपना पूरा जीवन ही गुजार दिए, व्यतीत कर दिए। आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में काले और गोरे लोगों के बीच में युद्ध चल रहा था, और उसी का दिन था कि साउथ अफ्रीका में एक युद्ध छिड़ गया था, अपार्थाइड सिस्टम। तो यह पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका को क्या किया था? कवर कर लिया था, ठीक है। ये पूरी तरीके से जकड़ लिया था, और जितने भी गोरे लोग थे वे काले लोगों को मार करके क्या कर रहे थे? भगा रहे थे। ये वहां का चीज था। अगला है डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर कीजिंग एज अ टीचर। मिस्टर कीजिंग एज अ टीचर के रूप में बताइए कि मिस्टर कीजिंग जो है एक टीचर कैसे थे। तो आप जानते हैं मिस्टर कीजिंग जो थे एन फ्रैंक के टीचर थे और मैथ के टीचर थे, थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर थे, क्योंकि अगर पढ़ाते समय कोई बच्चा मतलब दिक्कत करता है तो उसको क्या करते थे? पनिशमेंट देते थे। स्ट्रिक्ट टीचर थे। अगला है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी क्या है? मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी तब है जब देश के प्रत्येक नागरिक आजाद हो। उस आजादी को मंडेला क्या मानते हैं? सच्ची आजादी मानते हैं। अगला व्हाट मेड बल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी। बल्ली को अपनी यात्रा से वापस आते समय कौन सी चीज दुखी कर दिया? तो आपको बताया है कि जब वो वापस आ रही थी यात्रा से तो उस मरी हुई गाय को देखी तो वही चीज उसका दिल से क्या कर दिया? इसको ज्यादा दुखी कर दिया। अगला व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एस्से। एन अपने पहले एस्से में क्या लिखी थी? एन फ्रैंक। आपको बताया है कि एन फ्रैंक जो थी उसका पूरा नाम एनलीज मैरी फ्रैंक था, और ये अपने पहले एस्से में क्या लिखी थी? बातूनी विषय इसने एस्से लिखा था और कहा था क्या कि देखिए सर, बात करना विद्यार्थियों का सर्वोत्तम क्वालिटी होता है, और बात करना मैंने अपनी विरासत में किससे सीखा है? माँ से सीखा है। बात करना मैंने विरासत में अपनी माँ से सीखा है, और मैं विरासत में मिली हुई चीजों को भूल नहीं सकती। अगला है वाई वाज लेंचो सारो फिल्ड विद सैडनेस। वाई वाज लेंचो सारो फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का जो दिल था वो दुखी क्यों हो गया? ठीक है, लेंचो का जो दिल था वो दुखी क्यों हो गया? क्योंकि आप जानते हैं लेंचो का पूरा जो फसल था वो पूरा कंप्लीटली बर्बाद हो गया, इसी वजह से उसका क्या हो गया? दिल दुखी हो गया। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग। कुर्ग के 2 टूरिस्ट प्लेसों के बारे में बताइए। तो आपको बताए हैं, जब कुर्ग के लेशन के बारे में बता रहे थे तो आपको बताएं कुर्ग कहाँ स्थित है? मैसूर और कर्नाटक के बीच में स्थित है। कुर्ग के 2 टूरिस्ट प्लेस ब्रह्मगिरी हिल्स और निसारक धामा है।
अगला डिस्क्राइब टू, ये तो हो गया। अगला हु वाज कीसा गौतमी, ये भी आपको बताए हैं। व्हाट डिड शी डू इन हर ग्रीफ, कीसा गौतमी कौन थी और वो अपने दुख में क्या की थी। कीसा गौतमी एक ऐसी महिला थी जिनका बेटा मर गया था, वो अपने दुख में जब दुख में थी तो अपने बेटे को लेकर के दर दर क्या कर रही थी, भटक रही थी, उसे जिंदा करवाने की कोशिश कर रही थी। तो देख लेते हैं, कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, आप बुद्ध भगवान के अर्ली लाइफ के बारे में क्या जानते हैं, यानी बुद्ध भगवान के अर्ली लाइफ के बारे में क्या जानते हैं। तो आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम प्रिंस सिद्धार्थ गौतम था। उनके माता पिता का नाम ऑलरेडी आपको बता दिए, सुद्धोधन, महामाया, ठीक है, यशोदा और राहुल। तो ये उनका अर्ली लाइफ था। 12 साल की अवस्था में पढ़ने गए थे, 4 साल में पढ़ के वापस आए थे, 16 साल की अवस्था में शादी हो गया, 10 साल तक शादी अच्छे से रहे, सेलिब्रेट किए, और 10 साल के बाद ये मतलब क्या किए, 25 साल की अवस्था में अपना घर द्वार त्याग करके चले गए। अगला, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टू प्लेस, कसम कहाँ लिया गया था, मंडेला ने कसम कहाँ लिया था, शपथ कहाँ ग्रहण किया था। तो आपको बताए थे कि यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कहाँ स्थित है, साउथ अफ्रीका में। कब लिए थे, 10 मई 1994 को। अगला, वेयर वाज राजवीर एंड प्रांजल गोइंग बाई, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, क्यों। तो राजवीर और प्रांजल दोनों घनिष्ठ मित्र थे, जा रहे थे असम, क्यों, गर्मी की छुट्टी हुई थी, वही छुट्टी सेलिब्रेट करने के लिए असम जा रहे थे। अगला, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट ऑपरेसर एंड ऑपरेसर्स, मंडेला जो है अत्याचारी और अत्याचार को सहने वाला और अत्याचार को करने वाले के बारे में क्या बताते हैं। तो मंडेला जी बताते हैं, जो आदमी अत्याचार करता है या जो आदमी अत्याचार को सहता है, दोनों के दोनों आजाद नहीं होते, क्योंकि अत्याचार करने वाला आदमी भी आजाद नहीं होता और अत्याचार को सहने वाला आदमी भी आजाद नहीं होता, दोनों के दिल में डर बना रहता है। अगला, हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की मदद कैसे किया गया। तो आप जानते हैं लेंचो की मदद एक पोस्ट मास्टर किया था, चंदा एकत्रित करके वो उसकी मदद किया था, 70 पीसोस कलेक्ट करके दिया था, ठीक है, ये उसकी मदद हुआ था। बंद करो। प्रोज से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने के लिए हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है प्रोज से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। ये 6 क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए। इन्हीं 6 क्वेश्चनों में से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए, करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो या एन फ्रैंक, लेंचो के बारे में लिखना है। तो लेंचो जो था वो एक गरीब किसान था, उसका घर जो था पहाड़ की उजली चोटी के निचले हिस्से पर स्थित था। वह एक फसल बोया था, इसका कार्य की फसल बोया था, फसलों को पानी की आवश्यकता थी, लेकिन ओलों ने उसके पूरे फसल को बर्बाद कर दिया। उसकी वजह से भगवान में आस्था रखता था, भगवान से पैसा मांगा 100 पीसोस, और पोस्ट मास्टर एक आदमी था जो उसकी मदद करता है, 70 पीसोस देता है, लेकिन ये 70 पीसोस पाने के बाद भी कुछ नहीं होता है, और ये दूसरा लेटर लिखता है और उसमें वहाँ के लोगों को यह बंच ऑफ क्रूप्स कहता है। अगला, एन फ्रैंक के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो एन फ्रैंक कौन थी। एन फ्रैंक का पूरा नाम एडलिस मैरी फ्रैंक था। इसका जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। मौत 1945 फरवरी मार्च या टाइफाइड में हुआ था, टाइफाइड से हुआ था। इसकी बहन का नाम मार्गारेट फ्रैंक, इसके पिता का नाम ओटो फ्रैंक, इसकी माँ का नाम एडिथ होलिएंडर फ्रैंक, ठीक है। तो यह जब इसके पिताजी सेटल हो गए थे होलैंड 1933 में, तो यह अपनी दादी जी के साथ आकिन चली गई थी 1933 में रहने। इसकी दादी जी बीमार पड़ जाती है 1941 में और 1942 में मर जाती है। एन फ्रैंक जो है 1945 में मर जाती है, लेकिन मरने से पहले ये एक डायरी रखती है और डायरी को एक नाम देती है किटी। और इसका जो जब ये मर जाती है, इसकी डायरी को इसके पिताजी ओटो फ्रैंक डायरी को पब्लिश करवाते हैं द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से, और इसे पब्लिश करवाते हैं इंग्लिश भाषा में। डायरी की ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी वो डच भाषा थी, ये आप लिख देंगे। अगला, व्हाट वाज बल्ली's स्ट्रॉन्गर डिजायर, व्हाट डिड शी डू टू फुलफिल फॉर इट, बल्ली की महत्वाकांक्षा क्या थी, बल्ली की तीव्र इच्छा क्या थी और यह इसे पूरा करने के लिए क्या थी। तो आप जानते हैं बल्ली जो है, इसका पूरा नाम बल्लियामय है। यह 8 साल की छोटी सी बच्ची है, ठीक है। ये अपने घर पर गेट पर खड़ा होकर बाहर देखने का इंटरटेनमेंट करती है। बाकी ये खेल की गलती नहीं है, क्योंकि इस जहाँ रहती है उसके इर्द गिर्द इसके कोई कंपनी का मतलब इसके एज का कोई है नहीं, इसी वजह से खेल नहीं पाती है। तो इसकी जो स्ट्रॉन्गर डिजायर थी वह बस की सवारी करना था गांव से शहर तक, और बस के बारे में सारी जानकारियां कलेक्ट करती है कि बस 1 बजे आती है और 1 बजे की बस को पकड़े तो 1:45 पे पहुंच जाएगी, वहां से 2 बजे पकड़ेगी 2:45 पे घर आ जाएगी। बस का एक तरफ से किराया 30 पैसा, दोनों तरफ से 60 पैसा। गांव से शहर तक की दूरी 6 मील है। ये सारी चीजें कलेक्ट कर लेती है, पैसा कलेक्ट कर लेती है और ये बस से सवारी करती है इसे पूरा करने के लिए। पैसा वैसा कलेक्ट करने के बाद ये बस से सवारी करती है, लेकिन उधर से आती है तो दुखी हो जाती है, क्योंकि एक मरी हुई गाय देख लेती है, इसी वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और ये घर पे आती है 3:45 पे, 3:40 पे। अगला, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल ऑफ द वर्ल्ड, बुद्ध भगवान ने जीवन की नश्वरता के बारे में क्या बताया। तो आप जानते हैं महात्मा बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, और ये जीवन की नश्वरता के बारे में बताते क्या है कि जो इंसान जन्म लिया
वह इंसान की मौत निश्चित है। इससे पहले आप उनका प्रारंभिक लाइफ लिखेंगे कि बुद्ध भगवान ऐसे ऐसे थे, भाई शादी विवाह किए, 12 साल में पढ़ने गए, फिर उसके बाद 16 साल में आए, शादी कर लिए और 25 साल की अवस्था में घर द्वार त्याग दिए, 7 साल तक भटकते रहे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, 7 दिनों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के वृक्ष को नाम दिए द बोधि ट्री। उसके बाद आप लिखेंगे कि जीवन के नश्वरता के बारे में वो बताए थे क्या, कि जो चीज जन्म लिया उसकी मौत क्या है, निश्चित है। अगला, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द मार्टन्स, व्हाट डिड द मंडेला थिंक अबाउट द मार्टन्स ऑफ द वर्ल्ड, नहीं रहना चाहिए ये क्वेश्चन, शायद आपका गलत लिखा, ठीक है, इसको जरा सा चेक कर लेते हैं। ये ऐसे रहना चाहिए, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियाट्स रहना चाहिए, अबाउट द यहाँ पैट्रियाट्स रहना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा भाई क्वेश्चन गलत है ये। देखिए, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियाट्स, मंडेला जो है देशभक्तों के बारे में क्या सोचते हैं, ये ऐसे रहेगा। तो नेल्सन मंडेला कौन थे, आप जानते हैं नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। 10 मई 1994 को ये राष्ट्रपति बने थे, 400 सीटों पे 252 सीट विजय प्राप्त किए थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से ज्वाइन हुए थे और भाई 3 बीवियों से शादी किए थे, नाम देने वेरी मेडिकजाला, ग्रेस मिकल और एवलिन मिस से शादी किए थे। इनकी छोटी बेटी का नाम था जेनानी, उसी के साथ ये गए थे, शपथ ग्रहण किए थे यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में। और इसके अतिरिक्त देश को आज़ाद कराने में ये अपना पूरा जीवन दे दिए और इनके साथ बहुत सारे देशभक्त भी दिए। तो इन देशभक्तों के बारे में कहते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद मैं उन देशभक्तों का कभी भी कर्जा वापस नहीं चुका सकता, उन्हें कभी धन्यवाद नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे साथ युद्ध में थे वो मारे गए, इसकी वजह से मैं कभी उन्हें धन्यवाद नहीं कर पाया। अगला है, व्हाट डज मंडेला से अबाउट करेज, लव एंड हेट, मंडेला साहस, प्रेम और नफरत के बारे में क्या बताते हैं। तो मैं आपको बताया हूँ कि मंडेला जी साहस के बारे में बताते क्या है कि वह आदमी साहसी नहीं होता जो डरे रहे, साहसी आदमी वह होता है जो अपने डर पर विजय प्राप्त करे। और उसी तरीके से लव और प्रेम के बारे में बताते हैं कि कोई इंसान को अगर नफरत करना सिखाया जा सकता है तो प्रेम तो नेचुरली आता है और प्रेम तो किसी को भी सिखाया जा सकता है। अगला है, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, हाउ डज इट लुक, कुर्ग कहाँ स्थित और ये कैसा दिखाई देता है। तो आपको बताए हैं कि कुर्ग जो इलाका है वह कर्नाटक और मैंगलोर मैसूर के बीच में स्थित है और कुर्ग जो इलाका है वहाँ पर अधिकांशतः बारिश होती है क्योंकि वहाँ पर जंगल ज्यादा पाए जाते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं। कुर्ग जो इलाका है काफी और मसालों के लिए बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। सितंबर से मार्च तक लेकर के जो महीना होता है वहाँ घूमने के लिए सबसे बेहतर महीना होता है, ठीक है। ये कुर्ग के बारे में है और कुर्ग से रिलेटेड कुछ और भी बता देंगे कि कुर्ग में 2 फेमस टूरिस्ट प्लेस है, ब्रह्मगिरी हिल्स और निसारक धाम। और इसके अतिरिक्त कुर्ग में जो पहला इंडियन आर्मी का जनरल था उसका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी कुर्ग से ही बिलोंग करता था। ये आपका हुआ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, बोर्ड एग्जाम में हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है शॉर्ट स्टोरी से, और शॉर्ट स्टोरी से 60 आंसर आते हैं 3 नंबर के। हम आपको 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, इन्हीं 10 क्वेश्चनों में से आपको 3 नंबर का एक मिल जाएगा और 10 क्वेश्चन आप बढ़िया से जान लीजिए, उसका आंसर भी जान लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मटिल्डा बारो नेकलेस, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। व्हाई डिड मटिल्डा बारो नेकलेस, मटिल्डा एक नेकलेस उधार क्यों लेती है। आप जानते हैं मटिल्डा जो है एक लग्जरियस लाइफ जीने वाली महिला है, जीती तो नहीं है लेकिन वह पत्नी किसकी है, एम लाइजल की, और एम लाइजल की बीवी है। चूंकि उसे पार्टी में जाना होता है तो उसके पास कोई नेकलेस नहीं होता है, इसी वजह से वह एम फॉरेस्टर से क्या करती है, उधार लेती है नेकलेस। अगला है, हरि सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, हरि सिंह के मित्र नहीं थे, इसका क्या कारण था। हरि सिंह के मित्र नहीं थे, इसका क्या कारण था। तो हरि सिंह था एक 15 साल का लड़का जो चोरी करने में माहिर था, तो उसके कोई मित्र नहीं थे इस वजह से, क्योंकि वह एक चोर था। अगला, व्हाट डिड तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल को क्या सुझाव दिया। तो तहसीलदार साहब आए थे गांव में, उन्होंने रामलाल से कहा, सर ऐसा है आप अपनी बेटियों को विद्यालय भेजिए, और यदि आप अपनी बेटियों को विद्यालय भेजते हैं तो आपको देख करके अदर लोग भी क्या करेंगे, अपनी बेटियों को विद्यालय भेजेंगे। हाउ डिड हर हस्बैंड अरेंज मनी फॉर हर ड्रेस, मटिल्डा के पति जो थे वह कपड़े की पैसों की व्यवस्था कैसे किए। तो मटिल्डा के जो पति थे कपड़े की व्यवस्था कैसे की, आप जानते हैं मटिल्डा के जो पति थे, हस्बैंड थे, एक देखिए मटिल्डा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड हर हस्बैंड अरेंज मनी फॉर हर ड्रेस, उसके पति ने मटिल्डा के लिए पैसों की व्यवस्था कैसे किया। आप जानते हैं उसके ड्रेस के लिए वो 400 फ्रांसिस बचा के रखा था ताकि वह क्या कर सके, एक बंदूक खरीद सके और लाभ की पक्षी के शिकार पर जा सके। तो वही पैसा उठा करके दे देता है, कहता है जाकर के तुम अपना ड्रेस खरीद लो। अगला, व्हाट डिड रामलाल डू टू परस्यू दिसंबर टू मैरी भोली, रामलाल भोली की शादी दिसंबर से कराने के लिए अंत में क्या किए थे। तो आपको पता है जब वो 5000 का डिमांड करता है तो जाते हैं अपने बक्से से 5000 ला करके भाई देते हैं, कहते हैं मेरी बेटी से शादी कर लो, यही सब वो करते हैं।
अगला हाउ सुलेखा बिकेम भोली, सुलेखा जो नामक लड़की थी भोली कैसे बनी, व्हाट वाज रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे क्या कारण था। आप जानते हैं सुलेखा जब पैदा हुई थी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन 10 महीने की अवस्था में वो एक चारपाई से गिर गई, सिर का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया और डैमेज होने के बाद क्या हुआ, अब थोड़ा सा वो उतना अच्छे से नहीं बोलती थी, 2 साल की अवस्था में उसके पूरे शरीर पर चिकन पॉक्स हो गया, चेचक निकल गया, तो पूरा काली हो गई, 5 सालों तक हकला कर बोलती थी, इसी कारण सुलेखा क्या बन गई, भोली बन गई। अगला डिस्क्राइब रामलाल फैमिली, रामलाल के परिवार के बारे में बताना है। रामलाल कौन था, एक नंबरदार था, उसकी 4 बेटियां और 3 बेटे थे, बड़ी बेटी का नाम राधा, ठीक है, उसके बाद मंगला, फिर चंपा, उसके बाद भोली, ठीक है, ये सब उसकी फैमिली थी। व्हाट वाज ओनली वे टू सेव ट्रिकीज लाइफ, ट्रिकी के जीवन को बचाने के लिए एकमात्र कारण क्या था, ट्रिकी के जीवन को बचाने के लिए एकमात्र कारण क्या था, कि ट्रिकी के जीवन को बचाने के लिए एकमात्र कारण ये था कि उसको खाना पानी कम दिया जाए, अगर खाना पानी कम दिया जाएगा तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, बच जाएगा आसानी से। शांत रहिए, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट स्टोरी से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बचे क्या है, कह रहे डिस्क्राइब अनिल्स वे ऑफ लिविंग, अनिल्स के जीवन जीने का तरीका क्या था। अनिल जो था एक 25 साल का आदमी था, एक राइटर था, वो क्या करता था, नॉवेल्स लिखता था, नॉवेल्स लिखने के बाद मार्केट में छपती थी, उसी से पैसा पाता था और उसी से अपना खर्चा चलाता था। अगला हु वाज रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट कौन था, हु वेर इंपॉर्टेंट इन हर लाइफ, उसके जीवन में कौन महत्वपूर्ण था। रिचर्ड एब्राइट जो था वह एक साइंटिस्ट था, 22 साल की अवस्था में वो एक साइंटिस्ट बन गया, पेंसिल्वेनिया रीडिंग में पैदा हुआ, उसका निकनेम ऋषि था, उसकी माँ उसकी हमेशा मदद करती थी, और उसके जो एसएसटी के टीचर थे रिचर्ड ए वेहरर, और कनाडा के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर फ्रेडरिक, कनाडा के एक साइंटिस्ट थे, ये सब उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है और ये लास्ट है, इसके बाद आपका पूरा का पूरा इंग्लिश महामैराथन समाप्त होगा, और अगला जो 4 नंबर का आता है वो आता है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर किससे आता है, लॉन्ग आंसर कैरेक्टर पूछता है, किसका, या तो भोली का, या तो मिसेस लाइजल या मटिल्डा का, या तो हरी सिंह का, या तो ग्रिफिन का, या तो ट्रिकी का, या तो पंभले का। इनके बारे में हल्का हल्का कुछ जान लीजिए ताकि आप लिख सकें। देखिए भोली कौन थी, मैंने आपको बताया भोली का बचपन का नाम सुलेखा था, 10 महीने की अवस्था में गिर गई चारपाई से, तो शरीर का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, 2 साल की अवस्था में चेचक निकल गया, पूरा शरीर उसका डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद जो था उसकी मतलब 5 साल तक कुछ बोली नहीं, उसके बाद जब बोलना शुरू की थकलाती थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी गाय का नाम लक्ष्मी था, विद्यालय जब गई बहुत डरती थी, धीरे धीरे वो पढ़ना लिखना सीख गई। उसकी शादी दिसंबर से हुई, लेकिन अंततः वो दिसंबर से शादी नहीं हुई थी। अगला एम लाइजल और मटिल्डा, दोनों एक ही कैरेक्टर है, मिसेस लाइजल और मटिल्डा, ये दोनों एक ही कैरेक्टर है, या तो मिसेस लाइजल करके आ जाएगा या तो मटिल्डा। तो आपको मटिल्डा के बारे में बताए हैं। मटिल्डा एक ऐसी लड़की थी जो गरीब खानदान से बिलोंग करती थी, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है जिसका नाम मिस्टर लाइजल रहता है। वो अपनी शादी से खुश नहीं रहती है, ठीक है। एक दिन पार्टी में जाना रहता है तो वो अपने पति से पैसा मांगती है। उसके पति जो है 400 फ्रांसिस देते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, और वह हार उधार लेती है, नकली हार रहता है, लेकिन खो देती है। उसके बदले में उसे असली हार चुकाना पड़ता है, ठीक है। जब उसको पता चलता है कि वह हार नकली था और ये असली हार दी है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफसोस करती है। अगला हरी सिंह कौन था, हरी सिंह एक 15 साल का लड़का था, चोरी करने में माहिर था। जब भी किसी को अपना नया विक्टिम बनाता था तो अपना नाम बदल देता था। अनिल के पास गया, उसे विक्टिम बनाया, 600 रुपये उसका देगा, चुरा के भागना चाहा, लेकिन फिर वापस ला के रख दिया, क्योंकि ये सोचा अगर मैं पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बन जाऊंगा तो ऐसे 600 रुपये में बहुत ज़्यादा कमा लूँगा। अगला कैरेक्टर है ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था, एक महान साइंटिस्ट था, लेकिन कानून विरोधी आदमी था, कानून के नियम का पालन नहीं करता था। वो एक ऐसी दवाई बनाता था जिसको खाने के बाद आदमी क्या हो जाता था, गायब हो जाता था, लेकिन उस दवाई को अपने यहाँ पे ही प्रयोग कर लिया और वह अपने मालिक का घर जला के भाग गया। वह दवाई तब काम करता था जब कोई आदमी अपने शरीर के सारे कपड़े उतार दे। फिर वह हाइकिंग शहर भाग गया, वहाँ पे झगड़ा वगड़ा किया, फिर वो किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भागा। ट्रिकी कौन था, ट्रिकी एक कुत्ते का नाम था, और यह कुत्ता बहुत लालची था। जितना इसे खिलाया जाता था उतना ही यह खाता था, और ये कभी खाने पीने की चीज़ों से परहेज नहीं करता था। इसकी जो मालकिन थी मिसेस पंपरे और ज़्यादा खिलाती थी, वो बीमार हो गया। काफ़ी ज़्यादा भोजन करने की वजह से ये उल्टियाँ करता था। और मिसेस हैरियाट के अस्पताल में गया तो वहाँ पर 2 दिनों तक इसे खाने पीने की चीज़ें नहीं दी, केवल गर्म पानी दी, जिसकी वजह से इसके स्वास्थ्य में सुधार आया और धीरे धीरे ट्रिकी जो था वो ठीक हो गया। अगला मिसेस पंपरे, अभी बताया मिसेस पंपरे एक रिच मिस्ट्रेस थी, ट्रिकी की मालकिन थी, और ये अपने कुत्ते से अत्यधिक प्रेम करती थी। और चाहती थी कि उनका कुत्ता जल्दी जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ये पूरा संपूर्ण महामैराथन क्लास था।
और इस महामैराथन क्लास को आप देखे होंगे तो आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हुई होंगी। और एक बार बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इस महामैराथन क्लास को देख लीजिए। और यह महामैराथन क्लास समाप्त करने से पहले आपको एक जोक सुनाएंगे, उसके बाद कुछ बातें, फिर उसके बाद समापन करेंगे। देखिए एक जोक है, एक जोक क्या है कि संता एक जंगल से होके जा रहा था। संता नाम का एक आदमी था, तो संता एक जंगल से होकर के जा रहा था। और जब संता एक जंगल से होकर के जा रहा था तो सामने पेड़ पर लटकते सांप को देख करके रुक गया। जब जंगल से होकर के जा रहा था सामने एक पेड़ पड़ा, पेड़ पे एक सांप लटक रहा था, वहीं पे जाके रुक गया और उसको एक झापड़ मार करके बोलता है, सांप को एक झापड़ मारता, कहता अबे साले सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होता, मम्मी को बोल कंप्लेन पिलाए। देखिए दोस्तों, ये आपका पूरा संपूर्ण महामैराथन क्लास था। इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।